What's up everyone, Assalamu alaikum. My name is Fahad Javed and I welcome you in one of my first motorbike reviews. तो मेरे पास एक स्पेशल एडिशन Honda CG125 है और आज मैं इसका रिव्यू करूंगा। और रिव्यू के अंदर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसके ऑनरशिप एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये एक 2022 मॉडल का Honda CG125 है स्पेशल एडिशन। स्पेशल एडिशन इसमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। जो चेंजेस हैं उसमें प्रोमिनेंट चेंजेस जो हैं वो हैं इसके टापे क्रोम के हैं, इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं उनके ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो भी क्रोम कलर है। उसके बाद जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है ये इसका सेल्फ स्टार्ट। अभी मैं आपको बाकी और भी प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा इसके, लेकिन उससे पहले बाइक का एक ओवरऑल जो है वो व्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये रही इसकी चाबी। जब से मैं पैदा हुआ ना तब से लेके अब तक होंडा की जो भी बाइक्स आ रही हैं यही चाबी है। कुछ भी और स्पेशल तो देने के बजाय चाबी की शेप भी चेंज नहीं की इन्होंने। और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी ऑफ और ऑन, इसमें बस दो ही फंक्शन है। YBR में 3 फंक्शंस आते हैं। आपका जो साइड माउंट लॉक है ना वो भी यहीं से हो जाता है, और अगर लॉक करना है तो ये साइड पे लॉक है। जब से मेरा ख्याल है होंडा के बाइक्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए तब के यहीं भी साइड लॉक आ रहे हैं इनके। फ्रंट की बात कर लें सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस बाइक में कुछ भी स्पेशल है नहीं। वैसे तो ये स्पेशल एडिशन है लेकिन इसमें कुछ भी स्पेशल है नहीं। जब का मैं पैदा हुआ ना तब से मैं डिज़ाइन इसका ओवरऑल यही देख रहा हूँ। बस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये साइड पे जो स्टिकर्स हैं इन्हें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है और आवाम खुश हो जाती है, नया मॉडल आ गया। जो कोई अगर माइनर कोई 2-3 चेंजेस इन्होंने टेक्नोलॉजी में किए भी हैं, तो मैं 31 साल का हूँ, 31 साल में अगर 2-3 कोई चेंजेस हो भी गए हैं तो वो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। हेडलाइट के अंदर नॉर्मली येलो बल्ब आता है, मैंने चेंज करवा के वाइट वाला लगवाया हुआ है। ऑल्दो इसकी भी कोई इतनी कोई ख़ास थ्रो है नहीं। तो 125 का एक फ़ायदा है, आप बगैर बाइक स्टार्ट किए भी इसकी हेडलाइट ऑन कर सकते हो। तो 70 जो है ना उसमें मेरा ख्याल है आपको बाइक पहले स्टार्ट करना पड़ता है फिर हेडलाइट ऑन होती है। उसके साथ यहाँ पर मैंने एक आफ्टर मार्केट जो है वो लाइट लगाई हुई है। इसमें 2 कलर्स हैं, एक येलो है और एक वाइट। तो इसकी जो थ्रो है ना वो मुझे हेडलाइट से ज़्यादा अच्छी मिलती है, इसीलिए मैंने साथ इसे भी इंस्टॉल करवाया हुआ है। साइडों पे आपके ये 2 इशारे, मेरा तो ख्याल है कि होंडा CD70 में भी यही वाले जो इंडिकेटर्स है ना आते हैं। नीचे आपको होंडा का जो है वो इतना बड़ा मोनोग्राम मिल जाएगा जैसे पता नहीं क्या आपने कोई स्पेशल चीज़ ले ली है। और नीचे वही बेसिक समट गार्ड। और अभी ये बाइक सिर्फ 4000 चला है और आप इसकी कंडीशन देख ही सकते हो। मैं इसे इतना ज़्यादा कोई गंदा रखता नहीं, ना ही ये इतना कोई रफ यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इसको जो है वो जंग लगना शुरू हो गया। अब पता नहीं इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो गंदी है या क्या चक्कर चला है, लेकिन इसको ना जंग लगना शुरू हो गया। ये जो शॉक्स हैं यहाँ से भी इनका कोई कलर फेड हो रहा है या ये पता नहीं अब क्या मसला हुआ है, लेकिन ये भी रंग जो है वो ख़राब हो गया दोनों साइड से। इस साइड पे थोड़ा कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद नीचे कोई एलॉय व्हील नहीं है, आपके पास वही तारों वाला चक्का आ जाएगा। कोई डिस्क ब्रेक नहीं है आपके पास, नॉर्मल ब्रेक है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जो डिस्क ब्रेक है उसको यूज़ करने के लिए आपको एक दफ़ा उसका यूज़ टू होना पड़ता है, और अगर आप उसके यूज़ टू नहीं हो तो आप डिस्क ब्रेक की वजह से गिर भी सकते हो। इसी वजह से मेरा ख्याल है होंडा ने 125 के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं दी, ताकि आप कम गिरो और कम बाइक का नुकसान हो और आपका भी। साइड पे आ जाएं तो इस बाइक के अंदर क्रोम का टापा है, उसके साथ ही किक भी दी हुई है इमरजेंसी स्टार्ट के लिए। अगर आपका सलफ जो है वो काम ना करे तो आप किक से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ ही इंजन की टेक्नोलॉजी क्या है वो मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं है, ना कोई मुझे जानने का शौक़ है, क्योंकि इतनी कोई इसमें इन डेप्थ चीज़ें हैं नहीं। एक जो इसमें गंदी चीज़ है वो ये है कि ये एयर कूल इंजन है, इसमें कोई भी वाटर कूल या ऑयल कूल वाला हिसाब नहीं है। होना चाहिए था, क्योंकि गर्मियों में इसका नुकसान ये है कि 125 से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जो मैंने नोटिस किया है, मेरे एक दोस्त के पास YBR भी है, YBR से इतनी हीट नहीं निकलती जितनी 125 से निकलती है। उसके बाद आपके पास ये ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट आ जाएगा, जो कि ब्लैक था जब मैंने बाइक लिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग उड़ते उड़ते ग्रे हो गया। और उसके ऊपर एक ये क्रोम सी पट्टी लगी हुई है ताकि आपका पाँव जो है वो डायरेक्टली एग्जॉस्ट के ऊपर ना लग जाए और बचत हो जाए आपकी। तो ये एक अच्छी चीज़ है प्रोटेक्शन के लिए। पिछले जो शॉक हैं उनके कवर भी जो है वो क्रोम ही है, ये स्पेशल एडिशन में आते हैं। तो अगर आप बाइक की दूसरी साइड पे हैं तो यहाँ पर आपको वो जादुई चीज़ मिलेगी जो आपका बाइक खुद ब खुद स्टार्ट कर देती है। जी हाँ, ये है इसका सलफ। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि यही सलफ जो है ना वो आपके 200 सीसी जो रिक्शा है उसमें भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी और उसके स्टार्ट होने की आवाज़ 110% सेम है।
तो मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा ही ख्याल है, बाकी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि यही सलफ जो है वो रिक्शा में यूज़ हो रहा है। ये आपके पास गियर लीवर है। एक और फीचर जो स्पेशल एडिशन बाइक और सादे 125 में फ़र्क है वो ये है कि इसके अंदर 5 गियर्स आते हैं, जबकि सादे 125 के अंदर 4 गियर्स आते हैं। एक जो बड़ी अनोइंग चीज़ है वो इसके अनइवन गैप्स हैं, जो कि बड़े अजीब लगते हैं कि इतने पैसे लेने के बाद भी इतनी घटिया फिनिश नहीं होनी चाहिए थी। ये आपका साइड वाला स्टैंड है। अगर आप पिछले व्हील में आ जाओ तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये चेन कवर है, इसके ऊपर भी जंग लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं इस बाइक को इतना भी कोई घटिया यूज़ नहीं करता, कोई इतना रफ यूज़ नहीं करता। यहाँ से चेन कवर का जो है वो कलर भी फेड होना शुरू हो गया है। फुट रेस्ट इतना आगे है, यहाँ पीछे पाँव रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ से रंग फेड होना शुरू हो गया है। जो सादे 125 और इसके स्पेशल एडिशन में फ़र्क है वो ये है कि इसकी जो सेंटर ये हब है ना, ये मेरा ख्याल है कि इसकी बड़ी है। इसमें ब्रेक्स जो हैं वो सादे 125 से बेहतर लगी हुई हैं। ऊपर अगर हैंडल की तरफ आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है वो मीटर है। मीटर बिल्कुल बेसिक सा है, कोई भी इसके अंदर ना गियर इंडिकेशन मौजूद है ना तो फ्यूल इंडिकेशन मौजूद है। फ्यूल इंडिकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता हो कि आपका फ्यूल रिमेनिंग रह कितना गया है। यहाँ पर आपके पास स्पीडोमीटर है, ये आरपीएम मीटर है। 4090 किलोमीटर अभी तक ये बाइक चला हुआ है बस। हैंडल बार की बात कर लें तो ये आपका सलफ है। उसके बाद ये जो स्विच है ये वो आफ्टर मार्केट लाइट का है, और यहाँ पर आपके पास लाइट हाई और लो करने के लिए ये वाला बटन है। ये आपके पास हेडलाइट ऑन करने का स्विच है। सेंटर में करेंगे तो पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी, जिसमें मीटर के अंदर एक लाइट ऑन होती है और बैक लाइट ऑन होती है। उसके बाद ये आपके इंडिकेटर्स के लिए हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, जो नॉर्मल के अंदर आता है वो बटन वाला आता है, उसे आप अगर लेफ्ट इंडिकेटर पे करेंगे तो वो इधर ही रुक जाएगा। इंडिकेटर बंद करना है तो आप उसको खुद हाथ से सेंटर में करेंगे, जबकि इसमें अगर आपने लेफ्ट इंडिकेटर ऐसे ऑन कर लिया तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। आपको बजाय इसके कि आप इस तरह करके इसे बंद करें, ऐसे ये बंद नहीं होगा। अगर आप इसको राइट साइड पे कर दोगे तो राइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसे बंद करना है तो आपको इसको पुश करना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट द फीचर्स ऑफ 125। अब मैं आपको इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने आपको ये दिखाया कि इसको काफ़ी जगह पर जो है वो जंग लग चुका है, इसमें बहुत से अनइवन गैप्स हैं। सेकेंडली, ये जो बाइक है, जब मैं इसको इसके फर्स्ट ऑयल चेंज के ऊपर लेके गया था, इसमें से ऑयल थोड़ा कम निकला था, इंजन ऑयल, और मैं बड़ा परेशान हो गया था कि यार अभी पहला ही ऑयल चेंज है और इसमें इंजन ऑयल कम निकला है। पर अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो है वो इंजन ऑयल अभी तक कम नहीं निकला। थर्ड जो एक मेन इशू मैंने इसके अंदर फेस किया था जब मैं इसको पहली ट्यूनिंग पे लेके गया था, यहाँ पर इसकी कोई सील लगी होती है ना इंजन के, ये जो टापा है बाहर वाला, इसके और ये मेन इंजन के दरमियान एक सील लगी होती है। तो पहले ही ट्यूनिंग से पहले तक ये सील लीक हो चुकी थी, जबकि उस टाइम पे बाइक मेरा ख्याल है शायद 12 या 1300 किलोमीटर चला था। तो ये सील लीक हो गई थी। हल्का हल्का जो मोबिल ऑयल है ना वो इसमें बाहर आ जाता था। तो ये सील मैंने जो है वो इसकी चेंज करवाई है। तो अभी आपने देख ही लिया, ये बाइक 4090 किलोमीटर ही चला है अभी तक फिलहाल बस। तो इसकी ये जो ऊपर वाली सील है ये भी हल्की सी लीक कर गई है। तो इस तरह ये थोड़ा थोड़ा मोबिल ऑयल लीक होता रहता है। अब ये बाइक इस टाइम पे 2,56,000 रुपये का है। तो इसकी क्वालिटी आपके सामने ये है कि 2000 किलोमीटर से भी पहले इसकी एक सील लीक हो गई और तकरीबन 4000 किलोमीटर पे इसकी ये वाली सील भी लीक हो गई। तो जब मैंने सर्विस सेंटर वाले से कंप्लेन की है कि यार ये एक नया बाइक है तो आप मतलब ये क्या क्वालिटी दे रहे हो, तो वो मुझे कहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने खुद जो है वो 150 सीसी बाइक नया लिया था, उसकी बैटरी जो है वो चली नहीं, तो हमारी भी कंप्लेन उन्होंने रजिस्टर नहीं की, तो ये चीज़ों के पैसे आपको खुद से देने पड़ने हैं। हालांकि ये बाइक अंडर वारंटी है, पता नहीं इसकी इंजन की कितनी वारंटी होती है कितनी नहीं, लेकिन मेरा वारंटी के ऊपर से एतबार उठ ही गया। अगर खुदा ना खास्ता इंजन भी इसका उड़ गया या कुछ हो गया तो वारंटी क्लेम बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप ये सोचते हो कि नया बाइक लेके आपको श्योरिटी होगी इंजन की वारंटी की या किसी और चीज़ की, तो वो भाई बिल्कुल नहीं होनी। फिर उसके बाद इसमें जो एक बड़ा और मेजर इशू है वो ये है कि जब आप इसको सुबह के टाइम पहला स्टार्ट करते हो तब ये सलफ काम नहीं करता। मतलब तब आपको लाजमी इसकी चोक देने के बाद ही इसे स्टार्ट करना पड़ता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि आप पहले ही सलफ के ऊपर या दूसरे तीसरे सलफ के ऊपर भी इसे बगैर चोक दिए स्टार्ट कर लो, ये बाइक स्टार्ट नहीं होगा। और ये बात मैंने उसे ट्यूनिंग के दौरान भी कही थी। उसने कहा कि यार मैंने आपका सलफ भी अच्छी तरह चेक कर लिया है, सारा कुछ चेक कर लिया है, कोई मसला नहीं है, ना कोई पेट्रोल के अंदर कोई मसला है कि कहीं पे कोई पेट्रोल के अंदर कचरा आ गया हो, कुछ भी नहीं है। बस इसके सलफ के अंदर ये बीमारी है कि जो फर्स्ट स्टार्ट है इसका दिन का सुबह उठ के वो आपको चोक के साथ ही करना पड़ेगा।
और सिर्फ फर्स्ट स्टार्ट की बात नहीं है, ये तो अभी बाइक मैं चला रहा हूँ ना, तो ये आराम से सेल्फ पे स्टार्ट हो गया। अगर ये 2-3 घंटे 4 घंटे खड़ा भी रहेगा ना, तो फिर भी इसने दोबारा सेल्फ के ऊपर आराम से स्टार्ट नहीं होना, आपको इसकी चोक देनी पड़ेगी। तो एक और मसला जो मैंने इसके अंदर फेस किया है, और मैं अभी तक वो मसला फेस कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ट्यूनिंग के दौरान इसको सेट भी करवाया था, वो इसकी क्लच की तार है। क्लच की तार जो है ना, वो अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी सेट करके मुझे दे दी है, लेकिन ये क्लच अगर आप पूरा प्रेस भी करोगे ना, तो इंजन जो है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होता। मतलब वो फिर भी अगर आप गियर में हो तो इंजन कुछ ना कुछ जोर लगाता रहता है, जिसकी वजह से बाइक ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता रहता है। तो अगर आप ट्रैफिक में हो और अगर आपको गियर डाउन नहीं करना आप, तो आप ऐसे ही क्लच पकड़ के जो है वो खड़े हो, ताकि इंजन भी फ्री हो जाए और आप सुकून से खड़े हो, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं। ये बाइक थोड़ा थोड़ा जोर लगाता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत अनोइंग सिचुएशन होती है। तो एक और इशू जो मैंने फेस किया था वो ये था कि इसकी जो मीटर है, इसकी तार खराब हो गई थी। मतलब ये मीटर चलना ही बंद हो गया था। वो भी 300 रुपये की मुझे कॉस्ट की थी, कोई वारंटी क्लेम नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसके मुताबिक भाई ये चीज़ चलते चलते ख़राब हो गई है, इसका कोई वारंटी क्लेम नहीं होता। तो 125 जो अभी तक बिक रहा है ना, वो मेरा ख्याल है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बिक रहा है, और वो है इसका जो साउंड है ना, वो अभी तक 125 कैटेगरी के अंदर अनमैचेबल है। एक और जो इस बाइक का बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि इस बाइक के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। अगर आपको इसको लॉन्गर जर्नीज के ऊपर लेकर जाना है तो ऑब्वियसली आप 40-50 की स्पीड पर तो नहीं जाओगे, तो 40-50 की स्पीड तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 60-70 क्रॉस करोगे ना, तो इसके हैंडल बार के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है, और वो इतनी अनोइंग है कि आपको थोड़ी देर बाद थका देगी। एक और चीज़ जो मैंने YBR चलाने के बाद फील की थी वो ये थी कि YBR की जो राइड है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके शॉट्स, उसकी सीट का कंफर्ट और उसकी जो सिटिंग पोजीशन है ना, वो भी पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी थी इससे। सो दैट्स इट अबाउट द 125 रिव्यू, और मैंने अपना ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी आपको जो है वो शेयर किया है। अगर और भी कोई 125 ऑनर्स हैं जिनको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई है या एग्जैजरेट कर दी है, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर जो है वो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई मसले सिर्फ मेरे ही 125 के अंदर है तो मैं उनको ठीक करवाऊँ। तो इंशाल्लाह विल सी यू गाइस सून विद सम अदर बाइक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।